सौरभ भैया, अगला पॉडकास्ट किसका शूट करने जा रहे हैं हम लोग? शूट करने जा नहीं रहे, शूट कर चुके हैं। और शायद तुम भूल चुके हो कि जिनका पॉडकास्ट हम लोगों ने शूट किया था उन्होंने तुमको जबरदस्त मटन खिलाई थी, दबा के तुम लोग मटन खाए थे। अब मटन तो तुम लोग खा लिए, लेकिन अभी तक तुम लोग पॉडकास्ट पोस्ट नहीं किया। तो अब फाइनली हम लोग वो पॉडकास्ट जो है वो आज मुझे लगता है कि पोस्ट करेंगे। नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं हम लोग। किनके लिए? शशि वर्मा जी के लिए। शशि वर्मा जो हैं वो एक मंझे हुए एक्टर हैं। अभी उनको आपने पंचायत में देखा होगा। और एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वो लोग रोसड़ा के आगे, और वहाँ पे अचानक पता चला कि वो आए हुए हैं। तो हम लोगों ने एक एपिसोड शूट किया, बहुत ही बढ़िया एपिसोड आया और काफ़ी अच्छी बातें हुई हम लोगों में। ज़बरदस्त इंसान है शशि भैया। और सबसे कमाल की बात, हमारा वो पहला पॉडकास्ट होगा जो रात के 3 बजे शूट किया हमने। हाँ, हम लोग को लगता है कि हाँ, कोई ऐसा दिन का कोई पहर नहीं बचा जिसमें हमने शूट नहीं किया हो। लेकिन आपको पता सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कोई इस टीम में आना है तो सबसे पहले आपको अपने बाल मुंडवाने पड़ेंगे। तो हमने बाल मुंडवाए हुए हैं, अमित ने बाल मुंडवाए हुए हैं, तीसरा आदमी है जो शूट कर रहा है रंजन। अब या तो वो बाल मुंडवाएगा, नहीं तो हम लोग को एक नया प्रोडक्शन कंपनी ढूंढना पड़ेगा। मिलते हैं शशि भैया के एपिसोड में। सीतामढ़ी जैसे छोटे जगह से आपके जैसा इंसान पहला कदम बॉम्बे की तरफ ले तो उसके दिमाग में क्या चलता है? दिमाग में बस यही चलता है गुरु की खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान। तो कुछ प्लान बी लेके आए थे कि अगर सक्सेस नहीं मिली या ज्यादा लंबा टाइम लगा? मैं ये हमेशा ये मानता था कि परसुएशन एंड परसिस्टेंस ये कहीं ना कहीं लेके जाएगा मुझे। ये हम बिहारियों में एक बड़ी बात है, सीखने की अगर जिद आ जाएगी ना, घर में झाड़ू पोछा भी लगा देंगे अगर आपसे सीखना है हमको। तो आधे से ज्यादा लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो डरे होते हैं। डर कैसा था आपके मन में? कैमरे के पीछे ज्यादा रहना पसंद है आप? कैमरे के आगे कैसे हैं आप? कैमरे के आगे मेरे लिए एक्टिंग इज नॉट अबाउट जस्ट टेलिंग लाइंस, वॉमिटिंग लाइंस। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि एक इंस्टीट्यूट से पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको लगता है? अभिनय जो है वो किसी संस्था की बपोती नहीं है। कोई आपको अभिनय सिखा नहीं सकता। सबसे पहला काम जो मिला आपको वो याद है आपको? सबसे पहला काम मुझे एक्टिंग मेरा कभी पहला चॉइस था नहीं। जब मैं बिहार आया हूँ तो हमेशा बिहार ने, मेरा बिहार जो बचपन का था वो और अब में बहुत अंतर है। बिहार के लोग पूरी दुनिया के आपका भला करेंगे, लेकिन बिहार के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। अभी किन फिल्मों पे काम कर रहे हैं आप? अभी पहली जब पंचायत के पहले सीजन में आपने काम किया था, आपको लगा था ये सीरीज इतनी कल्ट हो जाएगी? शशि भैया, स्वागत है आपका पॉश बिहारी पॉडकास्ट में। हम लोग कोशिश करते हैं कि सवाल ऐसे पूछे जिससे आपकी पूरी जिंदगी के बारे में हमें पता चले और थोड़ा आप भी हमें जान पाए। पहले तो गर्व है इस बात का कि आप बिहार से हैं और बॉम्बे में फिल्म जगत में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। फिर भी आज इस जगह पे जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, बिहार का एक बहुत छोटा सा गांव है और रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं और पूरे दिन की थकावट के बाद एक और शुक्रिया बनता है इसलिए क्योंकि आज 2 बजे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। 2 बजे तकरीबन 15 मिनट हो रहे हैं। मुझे लगता है पहला एपिसोड जो हम लोगों ने सत्यकाम आनंद के साथ शूट किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर के, वो तकरीबन यही टाइम था। और आज फिर हम लोग 1 साल बाद वो इसी समय में एक पॉडकास्ट शूट पुनरावृत्ति हो रही है। हाँ, तो सबसे पहले क्या कभी आपने सोचा कि हम आपका इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? या आपको लगा ये, आपने हमेशा बोला कि मेरे पास उतनी कहानियां नहीं है बताने के लिए? हाँ, लेकिन आपका प्रेम है और दूसरा आपके नाम के प्रत्यय में पौष बिहारी है ना। आप सौरभ पौष बिहारी लिखते हैं तो सौरभ को मैं उपसर्ग गिन लेता हूँ, बाकी चीजों को ऐसे देख रहा हूँ। तो पौष बिहारी अपने आप में मुझे बहुत आकर्षित करता है। बचपन से आज तक यही रहा है कि पौष कॉलोनी, पौष मकान, पौष गाड़ियां हैं। बिहारी भी पौष होता है भाई, लोगों को समझना चाहिए और आप बखूबी इस बात को जनता को बता रहे हैं। जब मैं और आप पहली बार इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए थे, मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया है। तो जब पता चला कि कुछ लोग मेरे हैं जो आपको जानते हैं और जो आपके आसपास भी रहते हैं, काफ़ी सारे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि भैया आपको पता नहीं है लेकिन मैंने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन ये बात मैंने आपको तब बताई थी जब हम लोग का इंटरव्यू पूरा फिक्स हो चुका था और हमारी और आपकी बात एक व्यक्तिगत तौर पे होने लगी थी। जी।
मैंने आपके बारे में जितने भी मेरे दोस्तों से मैंने बात की है, जो कि आपको काफ़ी करीबी तौर पे जानते हैं, उनका सबका ये कहना है कि शशि भैया बहुत माय डियर आदमी है। तकरीबन ये सारे बिहारी ही हैं और कहते हैं कि बड़े बढ़िया आदमी हैं। और इस पूरे पॉडकास्ट का एम यही है कि हम बढ़िया लोगों को लेके आए, इसलिए हमने कभी कॉम्प्रोमाइज इस शो पे नहीं किया है। एक बात बताइए, जब एक सीतामढ़ी जैसे छोटे जगह से जब एक आपके जैसा इंसान, आपके जैसा लड़का पहला कदम बॉम्बे की तरफ लेता है, बड़े सपनों की तरफ लेता है, तो उसके दिमाग में क्या चलता है? दिमाग में बस यही चलता है गुरु कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे हमसे पहले हमारे लिए सपने हमारे माँ बाप देख लिए रहते हैं कि बेटा 12वीं पास किया है, मैथ लिया है तो इंजीनियरिंग करेगा, बायोलॉजी लिया है तो डॉक्टरी पढ़ेगा, और दोनों में नहीं लिया, आर्ट्स लिया तो यूपीएससी तो ट्राई करेगा ही करेगा। मैं बहुत कहिए सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे बाबूजी को इस तरह का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझसे। वो हमेशा यही कहते थे कि जो करना बेहतर करो, है ना। जब उनको, हालांकि हम दिल्ली आए पढ़ने के लिए तो हम डॉक्टरी की तैयारी करने के लिए आए, लेकिन एक समय के बाद लगा कि नहीं, ये मेरा कॉलिंग ये नहीं है। और जब हम डीयू में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये पाया कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है उसकी बड़ी महत्ता है, और वहीं से मुझको ना सच पूछिए तो रियल कॉलिंग मिली। यार ये काम है, ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। और फिर वो करना शुरू किए। तो वहीं दिल्ली में एक और संस्था थी, श्री राम सेंटर, है ना। तो वहाँ पे 2 साल का कोर्स होता है, तो वो हमने वहाँ से फिर पारंपरिक रूप से नाट्य विधा की शिक्षा ली। और थिएटर मैंने बहुत किया जेएनयू में रह करके। तो जब ये सब हो रहा था तो मुझे लगा कि यार चला जाए मुंबई। हालांकि मुंबई में अभिनेता बनना है ये कभी तय नहीं किया था, रंगमंच से जुड़ा था, रंगकर्म कर रहा था, लेकिन ये नहीं था कि कभी कैमरे के आगे आकर के अभिनय करेंगे, बड़ा नाम कमाएंगे। इसके पीछे का रीजन था, ऐसा नहीं था कि चाहत नहीं थी, मुझे ये लगता था कि एज एन एक्टर में स्ट्रगल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। थोड़ा इस अफोर्डेबिलिटी पे बात बताइएगा, मतलब क्यों? क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है कि कब आपके हिस्से का वो छीका फूटेगा और आप कब मलाई खाएंगे, वो पता नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है। वेयरएज अगर आप कहीं असिस्ट कर रहे हो, टेक्निकल हैंड है, तो कम से कम इस बात की गारंटी है कि अब कुछ कन्वेंस मिल रहे हैं और आप रात में जाकर कुछ खा लेंगे या इतने पैसे आ जाएंगे कि अपना किराया दे देंगे। तो मैंने ये तय किया था कि मैं अपने घर से, या कह लीजिए कि जो मुझे मानते हैं उन लोगों से पैसे नहीं लूंगा कम से कम, क्योंकि ये सपना मैंने खुद अपने लिए देखा है। तो उसको पूरा करने का पूरा हक जो है और पूरा जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। मैं किसी के ऊपर थोप नहीं सकता कि भाई ये मैं करना चाहता हूँ और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा स्वावलंबी व्यक्ति हूँ और उस मामले में आत्मसम्मान मेरा बहुत ऊंचा रहा है हमेशा। और यही एक रीजन है कि हम एक्टिंग में स्ट्रगल अफोर्ड नहीं कर पाने का मतलब यही था कि अगर समय लंबा लग गया तो मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता मुंबई। तो कुछ प्लान बी लेके आए थे कि अगर सक्सेस नहीं मिली या ज्यादा लंबा टाइम लगा? प्लान बी जो था वो प्लान यही था मेरे लिए। मैंने कहा ना कि वो ठीक वैसी ही वाली बात है कि बहू की जो है डोली उठती है मायके से और अर्थी उठती है ससुराल से, तो वही वाला मामला था कि साले वो कुछ भी करेंगे यहीं रहेंगे, चाहे अब यहाँ से मर जाएंगे, करना यही है। और इस जिद के पीछे का कारण ये था कि मुझे अपने आप पे भरोसा था, और आज भी है। ये मैं मुगालते में नहीं जी रहा था कि अरे यार मैंने कुछ होने वाला है, कुछ चमत्कार हो जाएगा। मैं ये हमेशा ये मानता था कि परसुएशन एंड परसिस्टेंस ये कहीं ना कहीं लेके जाएगा, मुझे कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और बस वही था। तकरीबन कितने साल के थे आप जब आपने ये मूव लिया सीतामढ़ी से? सीतामढ़ी से दिल्ली, तो सीतामढ़ी से पहले पटना आया +2 करने के लिए, फिर +2 के बाद ग्रेजुएशन करने में दिल्ली गया, और दिल्ली में फिर वहाँ जेएनयू में भी रहा कुछ दिन, हालांकि पढ़ाई नहीं की मैंने।
और उसके बाद जब लगा कि ये ठीक ठाक हो रहा है, समझ आ गई है, वहाँ लोगों को मैंने असिस्ट करना शुरू कर दिया था दिल्ली में ही। हमारे जेएनयू कई सीनियर्स थे जो डॉक्यूमेंट्री मेकर्स थे, हमारे बहुत यूं कहिए कि जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था दिल्ली में, वो अब इस दुनिया में, मैंने कुछ महीने पहले उनको खोया है। और मैं उनको मानस पिता मानता था अपना, और उनके कारण जो है तकनीकी ज्ञान जो होता है ना, वो मेरे अंदर था, और मुझे उसमें फिर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं बॉम्बे में सर्वाइव तो कर ही जाऊंगा। क्योंकि देखिए, हम बिहारियों में एक बड़ी बात है, सीखने की अगर जिद आ जाएगी ना, तो वो आपका वो मतलब क्या करेंगे, घर में झाड़ू पोछा भी लगा देंगे अगर आपसे सीखना है हमको तो। मतलब वही वाली बात थी कि मुझे, मेरा फोकस एकदम क्लियर था, अगर मुझे आपको असिस्ट करना है तो मैं बिल्कुल आपके पीछे पड़ जाऊंगा, आपके घर की सब्जी भी ले आऊंगा, मतलब तमाम कार्य। लोगों की नज़र में भले वो एक छोटा कार्य होता होगा, लेकिन मैं उसको सोचता हूँ कि यही मेरा कंट्रीब्यूशन है, इस बहाने इनसे कुछ ज्ञान तो मिल जाएगा। तो मैं वैसा एकलव्य था जिसके मैंने कितनों को गुरु द्रोण बनाया अपने लिए, जिसे सीखने के लिए, तो वैसा कह सकते हैं। जब आपने दिल्ली का सफर तय किया, तो दिल्ली में कुछ ऐसे लोगों के नाम आप बता सकते हैं जिन्होंने आपको काफी सपोर्ट किया? अरे, सबसे बड़ा नाम तो बागीश झा जी का है, जो जिनको मैंने कहा वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभी बड़ा इत्तेफाक है यार, अभी कुछ दिन पहले जब उनके गुजरने से तकरीबन 20-25 दिन पहले वो बॉम्बे आए थे घूमने के लिए, और कुछ, और मेरे यहाँ आए, बहुत खुश थे, और मुझे जब भी देखते थे तो बहुत खुश होते थे। उनको लगता था कि उनके कई सारे चेलों में जो है कि ये अच्छा कर रहा, और हमेशा, मतलब उन्होंने अपने जिंदगी में भी और मुझे भाई का दर्जा, बेटा का दर्जा दिया, और हमेशा मेरे लिए, मतलब आशीर्वचन ही थे उनके पास मेरे लिए। तो एक वो थे, एक गुंजन भाई हैं, मयंक भूषण, वो भी मधुबनी से थे। तो वो, मतलब शहर के बाहर, मतलब आपके अपने रिश्तों के अलावा जो रिश्ते होते हैं, और उसकी एक नई परिभाषा अगर लिखी जाए तो ये उसके उदाहरण हो सकते हैं। गुंजन भैया, ये वागीश भाई, एक और हैं संजय कुमार, वो भी जेएनयू से हैं, संजय भैया। ये वो लोग थे जिन्होंने वाकई में यार, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी बाहर के लोग इतने अपने हो जाएंगे। बाहर के लोगों को अपना बनाने के लिए मुझे लगता है कि वो आप में भी वो एक क्वालिटी होनी चाहिए, तभी सामने की जो दुनिया है वो रेसिप्रोकेट करती है। बात है। आपको लगता है, आपने कभी सोचा इस बारे में कि हाँ, मुझ में शायद कुछ ये गुण थे जिस वजह से मैं लोगों को, या अच्छे लोगों का सपोर्ट गैदर कर पाया, या अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाया? कुछ अब कभी ऐसा आपको लगता है? हाँ, मतलब शायद मेरे में बात, मैंने बहुत, मैं उस तरह का था कि मतलब मैं कहीं भी, कहते हैं ना कि अगर जगह भरा हुआ भी है और कटोरा अगर पानी से भरा हुआ भी है, तो मैं तो चीनी बन के घुल जाऊंगा, या गुलाब की पंखुड़ियों की तरह उस पर तैरता नजर आऊंगा। तो मैंने अपने आप को वैसा बना रखा था, और मैं सबके लिए रहता था, इसलिए मुझे बहुत प्रेम मिला इन लोगों से। तो क्या जो ये प्रेम आपको लोगों से मिला, ये आपने रेसिप्रोकेट किया लोगों को तभी जो आपने कहा ना कि लोग मुझे माय डियर बोलते हैं, हाँ, शायद वही गुण रह गया होगा मेरे अंदर। लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता हूँ, वैसे ही मिलता हूँ, गर्मजोशी से मिलता हूँ। मुझे लगता है कोई भी मेरे से प्रेम से बात करे, लगता है अपना ही कोई है, हाँ, मैं उतनी ही गर्मजोशी दिखाता हूँ, और दिल से उसको अपना मानता हूँ। हाँ, मुझे भी लगा जब ये इंटरव्यू का एक्चुअली प्लान हम लोगों ने किया था, मतलब मैंने जब अपने दोस्तों से बात की थी, तो जब हम लोगों ने प्लान किया था, तो ये प्लान हम लोगों ने एक्चुअली बॉम्बे में किया था कि हम लोग बॉम्बे में आपका इंटरव्यू करेंगे, लेकिन मैं भी बॉम्बे आ नहीं पा रहा था। और ये संयोग की बात है कि हम लोग इस बिहार में के हम दोनों लोग मिल रहे हैं, तो यहाँ का माहौल भी काफी हाँ हाँ, अलग है। जब एक छोटे शहर का लड़का बड़े सपने देखता है, तो उसके मन में क्या डर होता है? देखिए, आप सीतामढ़ी से आ रहे हैं, छोटा शहर है, डर कैसा था आपके मन में? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो डरे होते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप सौरभ। मुझे, मेरे अंदर अच्छी बात थी कि मैं कभी डरा नहीं शुरू से ही, या कहिए कि जो मेरा बाल्यकाल बीता है वो बड़ा उच्छृंखल टाइप व्यक्ति रहा हूँ, मैं बच्चा रहा हूँ। हर वो तमाम कार्य जो अनैतिक हो या गैर कानूनी हो, हर तरह के कार्य में करने में लग गया था, तो मैं बड़ा डेयरिंग था। हाँ, मतलब ऐसा होता है, लेकिन समय रहते मुझे समझ में आ गया कि मैं इस जगह के लिए नहीं बना हूं, और शुरू से मैंने हमेशा बड़े सपने देखे हैं। शायद ये भी रीजन है कि मैं, एक बड़ी दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ आपको मैं। जब मैं दिल्ली से मुंबई गया था, तो
मेरे पास कुछ नंबर्स थे जो मुझे वागीश भाई ने दिए थे कि भाई ये हमारे जानकार हैं, हमारे मित्र हैं, इन सबको मैंने फ़ोन कर दिया है, जाना और मिलना और अच्छे से काम करना। तो जब आप मुंबई पहुंचते हैं तो आ, सोचते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं कि अच्छा कहाँ से शुरू की जाए। शुरू तो करना ही था। तो 1-2 दिन तो ऐसे ही बीता। हमारे एक मौसेरे भाई हैं, वो वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे थे, उन्हीं के साथ गया था और शुरुआती दिनों में उन्हीं के हॉस्टल में रह रहा था। तो शुरुआती दिनों में रहने का जो इंतजाम था बहुत बढ़िया था मेरा हॉस्टल में, और हॉस्टल में रहने की एजेन्यू से थी ही मुझे। तो एक दिन मैंने कहा कि एक दिन क्या 2 या तीसरे दिन मैंने कहा कि चलो अब एक्लिमेटाइज हो गया हूँ, अब फोन किया जाए लोगों को। तो उनको फोन किया मैंने, हाँ 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 बात हुई थी, कहाँ हो, ऐसे हो, यहाँ आ जाओ। मैं उनके पास गया, वो भी आ, फिल्म पत्रकारिता में है, रहे हैं। तो मैं जब उनके पास गया तो बहुत मतलब प्रेम से मिले, अपने घर ले गए और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक प्रीमियर पे लेके चलता हूँ, समय है ना तुम्हारे पास। मैंने कहा भैया समय बिताने तो मुंबई आए हैं। तो वो मुझे ले गए, बहुत बड़ी फिल्म की स्क्रीनिंग थी। तो फर्स्ट टाइम में मुंबई की रेल में फर्स्ट क्लास डब्बे, मतलब फर्स्ट क्लास का एक डब्बा होता है उसमें चला। मुझे हमेशा सब डब्बा एक ही सा लगता था। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे धारी जो लगी होती है उसमें लिखा रहता है, तो ये प्रथम दर्जा का है, ये स्त्रियों के लिए। तो खैर उसमें ले गए मुझे टाउन, वहाँ के इरोज या किसी में स्क्रीनिंग थी, और स्क्रीनिंग में काफी अच्छे अच्छे एक्टर आए हुए थे उस फिल्म के, और सब इनको जानते थे। बोला, यार शशि बाबू तुम्हारा तो करियर सेट है, बाप रे बाप, ऐसा आदमी के पास पहुंच गए हो, सब इनको जानता है। बड़ा रिजॉइस किया, बड़ा आनंद, फिल्म देखी, बड़ा आनंद आया। फिर वो ट्रेन में बिठाए, आ रहे थे, बोले कि कैसा लगा। हमने बहुत बढ़िया लगा भैया, और बड़ा मैं मन से आह्लादित था कि अब तो सेट हो गया, कि अब तो करियर बस करियर बन गया, जेहे घड़ी नहीं कुछ हो रहा है मेरे साथ, मतलब सेट था। तो बोले कि यार ये बताओ कि भागीश कह रहे थे कि तुम बढ़िया काम करते हो दिल्ली में, वर्कशॉप वगैरह करते हो ना। जी भैया, तो लौट जाओ, बेकार जगह है ये, नहीं कर पाओगे तुम, यहाँ बहुत मुश्किलें हैं, यहाँ लाखों मतलब रोज ट्रेन से उतरते हैं लोग, कहाँ, यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगी, और बड़ा शहर है, कैसे करोगे। तो 1-2 दिन घूम लो, 2-4 दिन मुंबई घूम लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, जाओ दिल्ली में जो कर रहे हो करना। तो मैंने कहा भैया हमारे जैसे बिहारियों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग घर छोड़ के रहना तो बहुत पहले सीख लिए थे। जैसे मेरे लिए दिल्ली, वैसे लिए बॉम्बे। तो जैसे हम दिल्ली में रह रहे थे, जगह दिल्ली में तो ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ भी जगह बनाए, काम किए, वहां से मुंबई आ गए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली मेरा घर है, यहाँ से लौट के दिल्ली जाएंगे। अगर लौट के जाने का मतलब है लौट के जाना सीतामढ़ी, तो मैं जाऊंगा नहीं भैया, जो है सो यही है, जाएंगे नहीं, बाकी आपके आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी बहुत बड़ी बात है। तो शायद वो मेरी परीक्षा ले रहे हो या जो भी उनके मन में रहा हो, मैं लेकिन उस बात को वैसे ही मैंने लिया, अब तो छोड़ना नहीं है। वो दिन का है और आज का दिन है, महादेव की कृपा है, अपने घर में रहते हैं, अपनी गाड़ी में घूमते हैं यार, कुछ लोग जानते हैं, आप जैसे लोग प्रेम करते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि बहुत पहले ही सीख गए थे कि घर छोड़ना होगा। ये तकरीबन हर बिहारी लड़के का, ये समझ लीजिए कि एक सेट लाइफ पैटर्न है कि बाबू तुमको कुछ करना है तो बिहार तो छोड़ना पड़ेगा। इस बात पर थोड़ा सही बात है। उस तो अब बिहार में क्या ही कर लेता मैं उस वक्त, मतलब अगर मेरे सपने हालांकि देखिए रंगमंच भी अगर ढंग से शुरुआत की मैंने दिल्ली से की, मतलब मैं अगर अंदर से टैलेंटेड हूँ, ये बात मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन सामने वाले को लग रहा था कि बड़ा बेवकूफ आदमी है, काहे से करता रहता है। ये एक विधा है, इस बात को मैं समझ ही नहीं पाया। पटना में भी मैं समझ नहीं पाया, पटना में ऐसे ही मतलब बोझ में दबा था कि अब पटना में रह रहे हैं, ढंग से पढ़ाई करना है ना। लेकिन मेरे अंदर के टैलेंट को सही पहचान मिली तो दिल्ली जा करके,
वहाँ पे मिस्टर मिसेस फ्रेशर टाइप कुछ चीज होता है हर कॉलेज में। हर कॉलेज में। हाँ हाँ, हाँ। वहाँ गए, मुझे मिस्टर फ्रेशर बनाया गया। मुझे अचानक से लगा, अरे वाह, कौन से कॉलेज में थे आप? दयाल सिंह कॉलेज में था मैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो मुझे लगा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में कुछ बात चल रही थी, मैं भी किसी में पार्टिसिपेट कर लिया और कुछ हो गया होगा। मतलब जो भी, जिसको आज मैं मानता हूँ कि टैलेंट रहा है, उस वक्त मुझे समझ में, हाँ लेकिन कर लेता हूँ, कुछ बात करना हो, कुछ निबंध बोलना होगा, कुछ किया मैंने और वो ऐसा हो गया कि अरे यार तो बड़ा बढ़िया लड़का है, और तुरंत पट्टा पहना दिया। बड़ा अच्छा फील हुआ और मुझे लगा कि नहीं गुरु, तुम सही जगह पहुंच गए हो। और वो वही बात है कि टैलेंट की पहचान, फिर मैं उसको तराशने लगा, उसको समझने लगा। फिर वही है, थिएटर वगैरह करना शुरू किया और लोगों ने, मतलब समझ बन गई और लोग कहने लगे यार अच्छा एक्टिंग कर लेते हो तुम। नाटक लोग देख के आते थे तो, और नाटक नाटक की तरह मतलब होने लगा, लाइटें हैं, मतलब नाटक को ये पूरा एक हाँ हॉल तैयार होता। माहौल था यार। हम्म। तो वो तो जो था पूरा प्रोसेस, मुझे लगा कि यार ये जो है यही चीज है, यही करना है। हाँ, उसमें मैंने सेग्रीगेट कर लिया था कि मुझे इंटरेस्ट किस बात में है। तो नाटक करने से नाटक करने में भी, चूंकि अभिनय में भी मुझे अच्छा रुचि थी, अभिनय करता भी था, लेकिन मुझे और ज्यादा हुआ इसको निर्देशन, मतलब डायरेक्शन की तरफ मेरा रुझान बढ़ा, लिखने की तरफ रुझान बढ़ा। तो वो सब होने के कारण, और फिर कहना कि जैसे कैसे पॉडकास्ट कर रहे हो किसी का, तो कैमरा में कैसे रिकॉर्ड होता है, पीछे खड़ा हो जाना, ये तो वो जो मालूम चला कि ये फलाने भैया ये काम करते हैं, बस उनके पीछे लग गया, हम भी सीखेंगे कंटिन्यूटी कैसे लिखी जाती है, क्लैप क्यों दी जाती है। तो मैं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी है कि मेरे कुछ असिस्टेंट जो मुझसे सीख के अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ना वो ग्रामर तोड़ दिया, उनका डरना तोड़ दिया कि यार नहीं, यहीं से थ्योरी पढ़ोगे तो ही फिल्म मेकर बनोगे, ऐसा नहीं है। तुम कहानी कहना चाहते हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तकनीकी ज्ञान होनी चाहिए और बाकी तुम एक्सप्लोर करो। तो जो डर होता है ना, वो तो वही वाली बात है कि फिर उनके पीछे पड़ के सब चीज सीख ली मैंने। अब मैं ऑन ग्राउंड सीखा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने शुरुआत की कैमरा असिस्टेंट से, कैमरामैन का काम भी किया। फिर जब बॉम्बे जाने की बारी, तो मैंने एक वेलोसिटी करके सॉफ्टवेयर था एडिटिंग का, वो सीखा मैंने। वेलोसिटी, हाँ। डीपीएस वेलोसिटी विंडो बेस्ड था, वो सीखा मैंने, ताकि मैं अपने आप को मतलब लैस होके जाना चाहता हूँ। एक्टिंग तो आती ही थी, ताकि कल हो कि ये काम ना मिले तो कुछ तो मेरे पास बैकअप रहे। कैमरे के पीछे ज्यादा रहना पसंद है आपको, ये मुझे पता था, लेकिन ये कैमरे के आगे कैसे आए आप, इसकी कहानी थोड़ी बताइए आप। कैमरे के आगे आने की कहानी, जैसे सीआईडी सीरियल है जी। उसपे मैंने काम किया था। तो अपन गए थे तो असिस्टेंट बनने के लिए, लेकिन वहां उसके पीछे की कहानी है कि हम 3 दोस्त थे, आज भी दोस्त है। तो हम तीनों दोस्त में मैं जाता था डायरेक्शन में, असिस्टेंट बनने के लिए स्ट्रगल करता था। ये दोनों एज एन एक्टर जाते थे। और उन दिनों सीआईडी में, ये 2001 की बात है, ऑडिशंस होते थे कैमरे के सामने, नहीं ऐसे ही 2-3 लोग असिस्टेंट लोग बैठते थे और आप शुरू हो जाइए टाइप से। तो काफी भीड़ लगी रहती थी। तो वहां पे 2 पेज 3 पेज का स्क्रिप्ट रहता था, पढ़ना है और जो तैयार हो गया देना है। एक दिन तय रहता था जिनका उनका ऑफ डे वहां करना होता है। तो हम तीनों गए थे और हुआ ये कि भाई करना है, तो मेरा तो कोई मतलब रुचि नहीं थी उस पर। तो वो लोग गए और बोला ऑडिशन देना पड़ेगा, और दोनों अपने आप में धुरंधर अभिनेता रहे हैं। तो उन्होंने अच्छा हाँ मैं आता हूँ करके वो स्क्रिप्ट दे करके हम लोग तीनों नीचे उतर आए। हमने कहा महाराज दिए क्यों नहीं ऑडिशन, कितना बढ़िया तो था। ऑडिशन देंगे, ये जज करेगा ऑडिशन, अरे एक्टर है, क्या जानता है एक्टिंग के बारे में। बोले महाराज कहेंगे, उसमें से एक आदमी बोले अबे अच्छा है कि तुम नहीं गए, तो फैल जाते हैं, 3 पेज 4 पेज का डायलॉग होता, तुमको तो करना नहीं है एक्टिंग, अच्छा हुआ कि नहीं करता और नहीं होता तुम्हारा। ये बात मुझे लग गई। वो नीचे सिगरेट पी रहे थे, मैंने कहा 1 मिनट में आ रहा हूँ, मेरा पेन ऊपर रह गया। जैसे किया मैंने, मेरा तो मेरा पेन ऊपर रह गया। मैं आया, मैंने पेज लिया, पढ़ा, मैं कहा मैं दूंगा ऑडिशन, और मैंने दे दिया। तो स्क्रिप्ट कुछ इस तरह होती थी कि एक उसमें एक चोर का भी रोल है, एक पुलिस का भी रोल है। पुलिस जो है चोर को टॉर्चर करता है, ये सीन होता था, और एक ही आदमी को परफॉर्म करना पड़ता, बैठ करके चोर का मार खाना है और खड़ा होकर पुलिस का। तो मैंने वहीं कर दिया, और
तस्वीरें दे दी और तस्वीरें में कुछ मार्क करते थे वो लोग। चला आया नीचे, कहाँ चला गया, नहीं रुक गया था, एक आदमी मिल गया था इसलिए हम रुक गए थे वहां पे। और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा, 4-5 दिन हम लोग ताश खेल रहे थे बैठ के, मेरे पास मोबाइल था, तो मेरे मोबाइल में फोन भी आया था। तो हमको लगा कि इन लोगों के लिए फोन आया, बोला कि हेलो, आपने सीआईडी का ऑडिशन दिया था? हमने कहा भाई तुम लोगों ने दिया होगा। तो बोला, हाँ हाँ दिया था। तो आपका जैसे कोई डेट होगा, आपका 5-6-7 खाली है? हमने कहा यहाँ साला पूरी जिंदगी खाली बैठा हुआ है। चला, हाँ बताइए। हाँ तो आपका 5-6-7 है और आपको ऐसे ऐसे कुछ 2 या 3 हजार पर डे कुछ ऐसा मिलेगा। भाई साहब मैं बता नहीं सकता, नींद नहीं आई मुझे, क्या बात कर रहे हो। और इस तरह मैंने 3-4 एपिसोड मैंने एक्टिंग की, मतलब एक बार करने के बाद। हाँ तो वो, और फिर इस तरीके से कैमरे के सामने पहली बार आया था। मतलब उससे पहले एक टेलीफिल्म दयाल सिंह में ही कोई आया था डॉक्यूमेंट्री करने के लिए, तो उसमें मैंने एक्टिंग कर ली थी, और प्रतिरोध करके कोई टेलीफिल्म बन रही थी तो उसमें। लेकिन प्रोफेशनल तरीके से जहां मुझे पैसे मिले, तो फिर भी मुझे लगा कि यार ये विधा ये तो आज है कल नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं जता पा रहा था कि इसी में आगे करना है। तो मैं फिर लेक टंडन जी का असिस्टेंट बन गया, और कुछ एड मेकर्स थे उनके असिस्टेंट बना मैं। अभी अगर सही मायने में देखा जाए तो मैंने एक फिल्म बनाई थी शोरगुल। हालांकि उसमें मेरा नाम एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर में दिया है, उसकी भी अलग कहानी रही है। उसमें एक किरदार मैंने किया था, उसमें एक किरदार था, वो एक और बड़े एक्टर करने वाले थे, लेकिन एन वक्त उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए। तो उस वक्त चूंकि प्रोड्यूसर से मेरी अच्छी बनती थी, तो उन्होंने कहा कि ये रोल आप ही करिए। मुझे भी लगा कि सब तो कर ही रहे हैं, चलो मैं भी कर लेता हूँ। वो पिक्चर है नेटफ्लिक्स वगैरह पे, पिक्चर की तो कैसी बनी, उसकी अलग कहानी है, लेकिन उस पिक्चर के मतलब उसके सामने सलमान सर की कोई फिल्म थी जिसके कारण उसको इतना नहीं मिला। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन हॉट स्टार गोल्ड पे सब पे खूब चल रही है अभी भी फिल्म। मेरा वो किरदार ना वो चल गया, उसके मीम्स बड़े बने, और उससे ना मुझे एड का काम मिल गया, पहला एड। वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है एड मिलने की। तो मैं ना वो कैमरे के सामने जो एक बार आया और वो मेन स्ट्रीम में आया, उसके बाद तो वाज नो लुकिंग बैक। मैंने एड जो मिला आपको, उसकी कहानी थोड़ी बताएंगे? तो उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जब अपने बच्चे के एडमिशन किया, अच्छा फिल्म चली नहीं, फिल्म में बहुत सारी बातें हो गई, सही क्रेडिट नहीं मुझे मिला, ना राइटिंग में मिला सही क्रेडिट, डायलॉग राइटर में नाम दे दिया उन्होंने, क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया। पैसे हालांकि उन लोगों ने मुझे दे दिए थे, तो मैं थोड़ा, मेरा डिप्रेशन का दौर चल रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि साला इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी पिक्चर बन गई। तो उसी डिप्रेशन के दौर में मैं शिफ्ट कर रहा था घर। तो जब मैं अंधेरी की तरफ शिफ्ट कर रहा था, तो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए एक जानकी देवी स्कूल है, तो वहीं पे सोचा कि फॉर्म ले आता हूँ। तो मैं गूगल पे लगा करके गया था, तो गली में घुस गया। अब गाड़ी मैंने गली में घुसेड़ तो दी, पार्किंग की जगह नहीं थी, मैं बड़ा परेशान था। तो एक लड़का कोई बाहर सिगरेट पी रहा था, उसने मुझे देखा, अरे सर आप यहाँ। तो मैंने कहा अरे हाँ तुम यहाँ। तो गाड़ी लगवाई उसने। मैंने कहा यार मैं यहाँ आया हूँ वो करने के लिए, क्या कहते हैं, बेटे के एडमिशन के लिए, तो फॉर्म लेने के लिए। बोला सर गाड़ी लगा दीजिए, यहीं पे हमारा ऑफिस है, ये वो। मुझे मालूम था वो कास्टिंग डायरेक्टर है। और मैं एक बार वर्कशॉप कर रहा था आराम नगर में, मैं वर्कशॉप कर रहा था किसी के लिए, तो उस वर्कशॉप में वो भी था लड़का। तो ऐसे ही मैंने कहा, देखा तो हाँ अच्छा लगा। अरे मुझे खुशी इस बात की गाड़ी की पार्किंग मिल गई। मैं गया और फॉर्म लेने के लिए, पता लगा प्रिंसिपल नहीं आई हैं, क्योंकि मुझे किसी से फोन करवा के गया था कि भाई, क्योंकि एकदम शिफ्ट कर रहा था दूसरी जगह से, तो बीच में ही क्या बोलते हैं मिड सेमेस्टर में ही उसको एडमिशन लेना था। तो उन्होंने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि मतलब उसके ऑफिस से कहा कि आप 3:30-4 बजे के बाद आइए। और इधर लड़का जो था, जब गाड़ी लगवाया था, तो लगा सर आइएगा तो मिल के जाइएगा, मैं अंदर हूँ। तो अब टाइम मिल गया 2.5-3 घंटा, मैं वहां गया अंदर। अरे सर आप आ गए, हमको लगा हम बार बार देख रहे थे कहीं गाड़ी लेके तो नहीं चले गए। थैंक यू सर, चाय पियेंगे करेंगे। तो बोला सर एक ऑडिशन दे दीजिएगा। बस सर ऑडिशन कौन देगा यार, किसी बातें करो ऑडिशन, इतना बड़ा पिक्चर बनाया, मतलब मन में चल रहा था इतना बड़ा पिक्चर बनाया, ऑडिशन कोई सब बेवकूफ आदमी ऑडिशन मांग रहा है। नहीं यार ऑडिशन नहीं हो पाएगा। अरे सर एक बार दे दीजिए। तो मैं घड़ी देखा, हमने कहा 2.5 घंटा है अभी समय, या तो मैं जाऊं वापस
फिर आऊँ, चलो यहीं बैठते हैं। मैंने कहा हाँ, क्या है ऑडिशन, क्या लेना चाह रहे हो? बस 10 मिनट आधा घंटे में शुरू होगा ऑडिशन। स्क्रिप्ट दे दी उसने और वो स्क्रिप्ट पढ़ ली मैंने। चलिए सर आ गया, वो लोग आ गया जो है। तो एक कमरे में लेके गया, मुझे ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहना दिया। अब मैं उससे फ्रस्ट्रेटेड कि साला पहला ही ऑडिशन ड्राइवर बना देगा, क्या ही है। हाँ, बहुत बहुत तकलीफ में था, लेकिन वही बात है, होना कुछ लिखा होगा उस दिन। तो एनीवे ड्राइवर कॉस्ट्यूम पहन के, तो एक तरफ पूरा लाइट है और एक तरफ अंधेरा है। तो अंधेरे की तरफ वो लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आकर, तो उसमें था कि एक आदमी जो है गाड़ी चला रहा है, पीछे एक बच्ची बैठी हुई है और बच्ची को लेकर के उसको एग्जाम दिलवाने लेके जाना है, ये कहानी थी। तो और ये ड्राइवर है, तो चल रहा है। मैं अपनी एक्टिंग शुरू की ऑडिशन का अपना, हेयर लगाया, देखा है ठीक किया। तो पीछे से एक लेडी का आवाज आया, अरे 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 कट कट, अरे आप समझा करो, आप ना ड्राइवर हो और ट्रैफिक है, और थोड़ा ना दिखाओ कि बच्ची है, परेशान हो रहे हो आप, मतलब ट्रैफिक हो गई ना। तो मैंने कहा, अब मैंने वही रोक दिया। एक मिनट, दिख तो नहीं रहा था। मैंने कहा मैडम मैं ड्राइवर हूँ, कितने साल से ड्राइव कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा नहीं ना, आप प्रॉपर ड्राइवर हैं। मैंने कहा मैं अगर ड्राइवर हूँ तो ट्रैफिक से परेशानी नहीं होऊंगा मैं तो रोज का काम है। और परेशानी की अपनी परिभाषा होती है, मैं क्यों परेशान हूं, उसके ड्राइवर हूं और रोड ट्रैफिक जाम है, इसलिए परेशान नहीं होऊंगा। मेरी बेटी पीछे बैठी हो, मेरी बेटी है, उसका एग्जाम देना है, इसलिए परेशान हूं कि मैं कैसे, अब मैं ड्राइवर हूं, मुझे मालूम होना चाहिए। तो एक आवाज भारी से आवाज, नो नो यू आर गोइंग राइट, डूइंग राइट, गो एहेड। जल्दी मैंने फिर अपना किया, अरे यो जो भी था। फिर मैं थोड़ा, चूंकि ये मैं इस तरह की बातों के लिए प्रिपेयर नहीं था, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। मैंने कहा हाड़ में जाए, मैंने चलो चल 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 निकलता हूँ। मैं निकला बाहर, गया, फॉर्म लिया, घर जा रहा तो फोन आया, हाँ सर आप सिलेक्ट हो गए सर, प्रोडक्शन से फोन आएगा आपको, पैसे की बात की। और वो ऐड किया मैंने, 50 या 60 हजार रुपये मुझे ऐड के मिले थे। उनका तो बढ़िया बात है यार। वो ऐड था, उबर का पहला कैंपेन था, वो उबर मूव शंकर, वो मेरे मतलब ऐड, मेरा पहला ऐड समझ लीजिए वो ऐड है। और आज तक मैं 150 से ऊपर ऐड कर चुका हूँ। एड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं आपको या फिल्में ज्यादा करना अच्छा लगता है? देखो मैं जिस विधा से आता हूँ ना सौरभ, मुझे सब, क्योंकि देखो एड में छोटे में बड़ी कहानी, पूरी कहानी कहनी है, और लॉन्ग फॉर्मेट में तो कहानी कहनी है, आपको समय है, एक्टिंग है, सब कुछ कर दीजिए। मैं चूंकि कैमरे के पीछे का भी आदमी हूँ, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कहानी कहने में, और दोनों विधा में कहता हूँ। तो एज एन एक्टर भी मुझे समझ में आता है कि यार इसमें इतने में इतनी बात कहनी है, और इसमें अगर मुझे इतनी बात कहनी है तो मुझे और रिस्पॉन्सिबल हो जाना है। तो मुझे दोनों में, मुझे कई लोग पूछते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं दोनों में उतना ही आनंद लेता हूँ। मैं किसी को, मैंने कोई विधा में सौतेला व्यवहार नहीं की, ये अच्छा लग रहा है, ये एक्टिंग लोग कहते हैं ना यार बढ़िया है, गया मेकअप लगाया, एक्टिंग करके चले आए, सबसे सिंपल वर्क है। बट नहीं, मेरे लिए वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट वर्क है। मेरे लिए एक्टिंग इज नॉट अबाउट जस्ट टेलिंग लाइंस, वॉमिटिंग लाइंस, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि लाइंस के बीच की जो बातें हैं ना, वो इमोशंस अगर मैं लेके आ पा रहा हूँ उस लाइंस के साथ, वो लाइंस मेरे अगर अपने बन गए, वो है एक्टिंग, वो है। मैं दोनों में उतना ही मेहनत करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप अपने को एक्टर को एक बात कह रहे थे कि एक्टिंग बहुत लाइंस में नहीं होती है। मैंने कहा कि भाई देखो, लाइंस बोलने की हड़बड़ी मत रखो, कि वरना वो चेहरे पे दिखता है कि तुमने मैंने रट लिया है और तुमको बोल के निकलना है, वो मत करो। तुम ठहराव के साथ, मतलब जो भी लाइंस, अनटिल अनलेस कि तुम्हारा डायरेक्टर ये कह रहा है फटाफट बोलो निकलो, अगर नहीं तो तुम अपने आप को समझने की कोशिश करो कि वो लाइंस क्यों लिखे गए हैं, उस लाइंस के पीछे के भाव क्या हैं, उसको कैसे तुम अपना बनाओगे। अगर वो तुम्हारा लाइंस तुम्हारे हो गए ना, तो चाहे कैसे भी हो, अभिनय तुमसे अच्छा होगा ही होगा। तो और एक एक्टर को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए सौरभ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ। अलर्ट एज इन? अलर्ट मतलब आप क्या कह रहे हैं, आप किस सिचुएशन में है। मैंने देर आर थ्योरीज में वो सब नहीं बोलना चाहता, लेकिन अलर्ट से मेरा मतलब कि एक्टर को समझदार होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए। अगर आप, और ये सब अलर्ट में ही आता है, अगर आप अलर्ट हैं, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस सिचुएशन में है, क्या रिएक्ट करना है। एक इंस्टीट्यूट से पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको लगता है? देखिए, इंस्टीट्यूट के साथ अच्छी बात यह है कि जो पारंपरिक शिक्षा का जो रूप होता है, उससे आप अवेयर होते हैं कि भाई अगर हम नाटक सीख रहे हैं तो नाटक की थ्योरी क्या कह रही है, नाटक की कौन सी विधाएं हैं,
पश्चिमी नाटक क्या कह रहा है, देश का नाटक क्या कहता है, किस तरह की लिखनी है, क्या भाव भंगिमा है, बॉडी मूवमेंट है, वॉइस एंड स्पीच है। तो एक तरीके से ना आप उसके हर डिपार्टमेंट्स को समझते हैं, इतना ही है। बाकी अभिनय जो है वो किसी संस्था की बपौती नहीं है। कोई अब आपको अभिनय सिखा नहीं सकता, अभिनय समझा सकता है, अपने अनुभव बांट सकता है कि ऐसे में ऐसे होगा। कोई भी, मुझे नहीं लगता, पता नहीं, मैं हो सकता है कि बहुत अजीब सा कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई संस्था आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकती। सबसे पहला काम जो मिला आपको वो याद है आपको? सबसे पहला काम मुझे वही बताया कि एसआरसी के दौरान ही मुझे एक टेलीफिल्म मिली थी, प्रतिरोध। मतलब वो हमारे बैच के सभी लड़के ने काम किया था उसमें। प्रोफेशनल तौर पे? 700 रुपये मिले थे उसमें मुझे। मैं इनफैक्ट जिस रोल के लिए चुना गया था, और मेरे मुझे रोल मिला, मैं आया और मेरे बैच के एक और लड़के थे, उन्होंने कहा यार महाराज बहुत बढ़िया फिल्म है, चलिए आपको मिलवा देते हैं। तो जो रोल हमको लीड रोल मिला था उनको मिल गया, क्योंकि उनको बंगाली बोलने आती थी, हाँ डायरेक्टर बंगाली थे, हाँ। उनको रोल दे दिया, हमको उनका दोस्त बना दिया। तो वो एक मेरे लिए मतलब पहला कह सकते हैं कि प्रतिरोध करके एक आसाम अखमिया कुछ बना हुआ था, टेररिज्म के ऊपर कुछ था। वो 700 रुपये मुझे मिले थे उसमें काम करने के लिए। उसके बाद जो अगले काम मिले वो आसान रहा मिलना या? नहीं यार, आसान तो कुछ भी नहीं रहा मिलना। उसके बाद मैंने सीआईडी की, क्राइम पेट्रोल किया, स्टार्टिंग वाले, अभी वाले नहीं, मैंने 2001 2002 वाले। उसके बाद मैंने फिर एक्टिंग, जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग मेरा कभी पहला चॉइस था नहीं। फिर मैं असिस्टेंट रहा, असिस्टेंट बना, फिल्मों में असिस्ट की। वो अभी जो है एक्टिंग पिछले 6-7 साल से कर रहा हूँ, शोरगुल के बाद से। उसके बाद एड में निकला तो कई बार फोन आने शुरू हुए। तो अब भी वही है कि जो मुझे बुलाते हैं मैं उनसे मिलता हूँ, वही काम करता हूँ। मैं इसके लिए कहीं जाता नहीं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप रोल्स मांगने जाते नहीं हैं, जो हाँ। रोल्स आपके पास आते हैं उसमें तय आप करता हूँ। सिर्फ वही करते हैं, और जो एड्स आप बनाते हैं वो आप एड भी मेरे ख्याल से हाँ, मेरी ads भी- कंपनी है, मेरे आपकी- सीनियर प्रोडक्शंस करके मेरी कंपनी है, जहाँ मैं एड्स बनाता हूँ, स्केचेस बनाता हूँ क्लाइंट्स के लिए। तो वो है एड में मतलब मैं कैसे बताऊं कि जैसे मुझे अब ये स्थिति है कि अगर आप मुझसे मेरा टेस्ट मांगेंगे तो मेरी टीम है, मेरे मैनेजर है, वो पहले तय करवा लेंगे कि कितने पैसे का ये ऐड है, हाँ। तभी मैं टेस्ट भेजता हूँ। अच्छा। अगर मैं कंटेस्टेंट हूँ 4 में, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं अगर ऑडिशन बना के भेज रहा हूँ, आप मेरा ऑडिशन चाह रहे हैं, तो मेरी मैनेजर ये तय कर देती है कि सर ये इस पैसे का ऐड है, आप देना चाहेंगे? मैं तय करता हूँ हाँ इस पैसे का है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। और ऊपर वाले की दया से अभी तक तो ऐसे ही आ जाता है, ज्यादा देने की जरूरत। मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, मैंने पढ़ रहा था आपके बारे में। हाँ, अरे मिमिक्री तो इसलिए मतलब शुरुआती दौर यहीं से होता है ना, स्कूल्स वगैरह में रहते हैं, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, तो यहीं पे मिमिक्री वगैरह करते हैं। हालांकि मैंने एक शो किया था गुस्ताखी माफ एनडीटीवी पे, जहाँ मैंने राजनाथ सिंह वगैरह की आवाज निकाली थी। कुछ आवाज निकाल के दिखा सकते हैं? राजनाथ सिंह पता नहीं, अभी मेरा ये मानना है, जिस तरह से पार्टी की जो प्रतिक्रिया आई है, माननीय आडवाणी जी और माननीय वाजपेयी जी ने जो कहा है, मेरा मानना है कि इस पे हम संज्ञान लेंगे और बहुत त्वरित तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। ये तो कमाल का करते हैं आप। और किसी का भी करते हैं आप या सिर्फ राजनाथ सिंह जी का? वाजपेयी जी का भी कर लेता हूँ मैं, मतलब वो ये उस कर तो बहुत लोगों का था, अब तो उतना नहीं है, लेकिन ये सब मैं वहां मैंने किया है गुस्ताखी में। हालांकि और थे ब्रिज भाई, वो करते थे, लेकिन जब वो नहीं होते थे तो मैंने भी किए हैं। वाजपेयी जी का रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये तो जबरदस्त टैलेंट है आपके पास। इलेक्शंस आ रहे हैं बिहार में, काफी कैंपेनिंग कर सकते हैं आप। हाँ, कैंपेनिंग बिल्कुल करेंगे हम। है, मैंने हालांकि प्रचार भी किया है दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की तरफ से। इलेक्शंस आ रहे हैं बिहार में, क्या उम्मीद रहती है आपको जब बिहार में इलेक्शंस आते हैं? हाँ यार, ये देखिए, मुझे लगता है कि हमेशा ऐसी सत्ता आनी चाहिए जो वाकई में
सिर्फ कहने के लिए नहीं, विकास पे काम करें। अभी मैं जितना देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जब जब मैं बिहार आया हूँ तो हमेशा बिहार ने, मेरा बिहार जो बचपन का था वो और अब में बहुत अंतर है। मतलब जिस तरह से सड़कें हैं यहाँ, जिस तरह से बिजली है यहाँ, ओह! तो इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन वैचारिक रूप पे मैं इन दिनों प्रशांत किशोर जी को सुन रहा हूँ, जन स्वराज पार्टी को, और वो जितनी तर्कसंगत बातें करते हैं, हालांकि उनका रिकॉर्ड रहा है, जिन जिन के साथ रहे हैं उनको सत्ता दिलवाया है, हाँ, इस बार ये तो- तो वो खुद भी हैं। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि एक बार इनको भी मौका मिलना चाहिए, कि जिस तरह की वे वैचारिक सोच रखते हैं और जिस तरह की बात करते हैं, और लगता है कि यार कोई अपना बोल रहा है। एक होता ना कि सीजन पॉलिटिशियन है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये जो भी बात कहते हैं वो बड़ा तर्कसंगत करते हैं। अगर बेरोजगारी है तो क्यों है, ये बाहर लोग कमाने जा रहा है, यहाँ नौकरी नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब लोगों को इतना अवेयर करना चाहते हैं कि तुम अलर्ट हो जाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, मुझे वाकई प्रशांत किशोर जी अचंभित करते हैं, और मुझे लगता है कि एक बार उनको तो एक और मौका मिलना चाहिए। आप पर्सनली, आपको लगता है कि आप उनके लिए वोट करेंगे अगर आप अगर बिहार में वोट करने की बारी आएगी तो जरूर कर दूंगा, हालांकि मैं वोटर महाराष्ट्र का हूँ। लेकिन मैं, अगर सच पूछिए, मैं हृदय से बोलता हूं, अगर वो मुझे, या मुझे किसी भी मोड़ पे ऐसा लगेगा, या कभी मुझे कोई ऐसा बुलाए, तो मैं उनके कैंपेनिंग के लिए जरूर जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि लोग, देखिए क्या होता है, नेतागिरी बहुत बहुत मायने में बपौती भी है बहुत लोगों की, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। और एक तरीका हो गया है कि छोट भैया से बड़े होते हैं, बड़े से फिर और बड़े होते हैं। इन्होंने जिन जिन लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएंगे या बनाया होगा, मुझे ये लगता है कि ये अपने ही जैसे लोगों को चुनते होंगे, सिर्फ कहने के लिए किसी की ईमानदार छवि और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये जिनको भी चुनेंगे वो वाकई इनके पार्टी का जो भी मैनिफेस्टेशन होगा, जो भी होगा, वो उसको सिद्ध करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए ही वो आया होगा। हालांकि इसके लिए बहुत ताकत लगती है, और देखिए ना आप, इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, उसके बीच भी ये अपने आप में ये अपना पहचान बनाए हुए हैं। अपना मतलब पहचान तो महादेव कृपा से इनके पास पहले से है, लेकिन जिस तरीके से ये आ रहे हैं, मुझे लगता है यार सौरभ, एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। इलेक्शंस बस अब आने ही वाले हैं, मुझे लगता है कि देखिए किसको मौका देती है। हाँ, वो तो खैर, क्योंकि बिहार में जो इलेक्शंस होते हैं या जो वोटिंग पैटर्न है वो बहुत ज्यादा इस चीज पर निर्भर नहीं करते हैं कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कास्ट पॉलिटिक्स। बिल्कुल, जैसे ही चुनाव आ जाएगा सब जातीय समीकरण शुरू हो जाता है कि इतना इतना है, उसको इतना है, और अचानक से पता नहीं कहाँ से बुद्धि विवेक लोगों के मर जाते हैं, या जो कहिए, लोगों को लगता है कि यार नहीं नहीं यही करना है। हालांकि देखिए, मुझे किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं है, मेरा ये मानना है कि आप किसी व्यक्ति विशेष को अगर आप वोट देते हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल दीजिए, मगर ये मानिए कि ये व्यक्ति विशेष आपके लिए कितना आपका हितैषी है, क्योंकि वो तो सामाजिक कार्यकर्ता है ना, वो आपके लिए कितना हितैषी हो सकता है, वो किसी भी पार्टी का हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके विकास की बात करता है, आपके अधिकार की बात करता है, और आपके दुख सुख में खड़ा रहता है, आप बिल्कुल उसको बनाइए। थोड़ी ना कहते हैं कि वो जन स्वराज पार्टी का है, या आरजेडी का है, या बीजेपी का है। मैं कह रहा हूँ आप व्यक्तित्व को वोट दीजिए। आप वो व्यक्तित्व जो आपको प्रभावित करता है, आपको ये लगता है, आपको आश्वासित करता है कि नहीं, आपको यार ये आदमी मेरे लिए अच्छा करने वाले हैं, बिल्कुल दीजिए। बिहार में जैसे आपने कहा कि आपके बचपन का बिहार और अभी का बिहार काफी बदल चुका है, सड़कें बनी हैं, बिजली भी, इस कमरे में जहां हम बैठे हैं 2-2 एसी चल रहे हैं और कंटिन्यूअसली पिछले 3-4 घंटे से चल रहे हैं। कमाल की बात है, मतलब बचपन में मुझे लगता है कि दिवा स्वप्न था हमारे लिए। बचपन में हम 3 भाई हैं, उनको हम तीनों की ड्यूटी होती थी कि साहब अपना अपना लालटेन साहब, लैंप साफ कर लीजिए, और बिजली अगर आ गई, मतलब 4 दिन में 1 घंटा 2 घंटा के लिए, बाप रे, बहुत बड़ी बात। अगर एक बार ट्रांसफार्मर अगर एरिया खराब हो जाए तो हमको लगता है हफ्तों लग जाते थे उसको ठीक होने के लिए। बाप रे, वो दिन हमें भी याद है। अब बदलाव देखते हैं आप। अरे हम तो जा रहे हैं अपने घर में, देख रहे हैं टनाटन एसी चल रहा है सब जगह। मतलब चीजें आ रही हैं। आप देखिए, जो बिजली से चलने वाले संयंत्र हैं, उपकरण हैं, सब अब हर घर में आपको मिल रहा है, क्योंकि बिजली है तभी तो उसका उपयोग हो रहा है, और सब बढ़िया है। लेकिन वैचारिक तौर पे
या आप कह लें कि सोच जो लोगों की है, आपको लगता है वो बदली है? किस मायने में? इस मायने में कि जब हम वोट करते हैं हम्म, या जब हम अपने डेली चॉइसेस बनाते हैं बिहार में, तो क्या हम इसलिए वो चीज़ इसलिए किसी डिसीजन को लेते हैं या इसलिए किसी पार्टी को वोट करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे? जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शंस जैसे ही आते हैं वो जातीय समीकरण पूरा हावी हो जाता है लोगों की सोच पे। हम्म। तो जब हम बिहार के लिए वोट नहीं करते हैं या बिहार के डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं करते हैं, तो फिर कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहार बेहतर होगा? वही तो, यही तो चर्चा का विषय है। और एक बात और है सौरभ, अब आप देखिए, जनजी या नए यूथ के लोग जो हैं, वो सब भी अब वोटर हैं, और उन सबको समझ में आ रहा है, समझ में। और वही वाली बात है कि आप बिहार के लिए वोट मत करिए, आप अपने लिए वोट करिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ जाएगा ना कि कौन मेरा, फिर से वही बात है, कौन मेरा हितैषी है, कौन अच्छा कर सकता है। आपको ये मालूम होगा ना कि ये बिजली, पानी, ये सब आएगी तो ही तो विकास के कार्य होंगे, तभी तो कल कारखाने लगेंगे, तभी तो चीजें होंगी। जो पलायन हो रहा है, लोग कहाँ क्यों जाएंगे? जब हमारे हमारे राज्य में अपना उद्योग स्थापित हो जाएगा, तो क्यों कोई बाहर जाएगा? फिर आप कहेंगे कि अभी तो मुंबई में काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने इस बारे में मतलब मेरी थोड़ी राय इसलिए भी अलग है कि मुझे लगता है कि ठीक है, पलायन एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से जिनसे बात करता हूँ उनसे मैंने बोला, उन्होंने बोला कि बिहार के लोग पूरी दुनिया के का भला करेंगे, वो जाके दूसरे राज्यों को बनाएंगे, दूसरे शहरों को बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, वो इंडस्ट्रीज बनाएंगे, लेकिन बिहार के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। इस बात से भी खैर मुझे उतनी शिकायत पर्सनल लेवल पे नहीं है, लेकिन हम बिहार को इस तरह से क्यों नहीं देखते हैं कि बिहार एक टैलेंट पूल है जो कि जगह जगह जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो पलायन क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम है? अभी देखिए, जहां हम शूट कर रहे हैं, जिस गांव में, समस्तीपुर के उस गांव में, आपको जान के हैरानी होगी, उसमें या तो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और बच्चे हैं। जो मर्द है ना, सब कोई पंजाब में है, कोई मुंबई में है, कोई फलाने देहरादून में है, और जो हैं, जो अभी दिख रहे हैं, वो सब कोरोना काल में अभी आकर वापस सेट हुए हैं। वापस हम अपनी फिल्मों की बातों पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में बात करेंगे तो काफी देर तक चल सकती। अभी किन फिल्मों पे काम कर रहे हैं आप, या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं? अभी कुछ स्क्रिप्ट्स है, और जिसको मैं बना रहा हूँ, और एक तो मैं अक्टूबर में शूट करूंगा झारखंड में ही। मैंने एक सीरीज बनाई है एंडमोल शाइन इंडिया के लिए, जो रिलीज के कगार पे है। मैं भी क्या कहते हैं, बाट जो रहा हूँ कि वो रिलीज हो। अच्छी सीरीज है, इसमें अच्छे लोग हैं, रवि किशन है, शेखर सुमन है, जो मैंने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। ये हमारे एक भाई साहब हैं, कुणाल वर्मा, उनके ब्लॉग पे आधारित है। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था AK-47, उसी पे आधारित है ये। और उसके अलावा पंचायत में दिखूंगा मैं आपको, मास्टर जी के रूप। पंचायत का अगला, पहली जब पंचायत का के पहले सीजन में आपने काम किया था, आपको लगा था ये सीरीज इतनी कल्ट हो जाएगी? ना, बिल्कुल नहीं लगा था। व्हाट वर्कड फॉर पंचायत? आपको क्या लगता है पंचायत क्यों इतनी सक्सेस? एक तो यार ना वो, हाँ, जो मेरी राय है वो ये है कि एक तो जिस समय में ये आया था, उस समय सब कुछ खत्म हो रहा था। सिर्फ घर में जो है ये मनोरंजन के साधन जो है, वही आपको जिंदा रखे हुए थे। तो एक वो भी समय था देखने के लिए, और दूसरा उस समय में आपको एक ऐसी सीरीज देखने को मिल गई जो गाली गलौज इससे दूर, और आपको कहीं ना कहीं मालगुडी डे जैसे सीरीज की याद दिला दे, जो पूरे परिवार के साथ आप बैठ के देख सकते हैं। ये आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% आबादी ने पंचायत देखी है, एक आंकड़े के अनुसार। और आज पंचायत विभिन्न भाषाओं में डब होके दिखाया जा रहा है, और उसकी पॉपुलैरिटी देखिए कि हर सीजन, पहले सीजन में भारी है, बढ़ते जा रहे हैं। आप पंचायत से देखिए कैसे कलाकार उभर रहे हैं, कितने रियलिस्टिक कलाकार सब हैं। तो ये सब सादगी, सीरीज की सादगी जो है ना,
यही इसका यूएसपी बन गया। उसके अलावा जो कुछ फिल्म्स और हैं जो आपके पास? हाँ, मैं यशराज की एक फिल्म है, इनफैक्ट एक सीरीज है, उसमें भी दिखूंगा, अक्का करके, नेटफ्लिक्स पे आ रही है। फिर एक फिल्म है रानी मैम की, मर्दानी, उसमें भी नजर आऊंगा अगर सीन सब रह गए तो। तो वह बड़ा बड़ा अच्छा अनुभव रहा मुझे काम करके। उसके अलावा एड्स वगैरह हैं, चल रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे अच्छे रोल हैं, बात चल रही है, अगर चीजें होंगी तो जरूर बताई जाएगी। मुझे लगता है कि जितने फिल्मों में आप काम कर रहे हैं, जो मुझे आपने बताया है, ना सिर्फ इस शो में बल्कि इसके अलावा भी, मुझे लगता नहीं है कि बहुत आसान होगा आपसे 2026 में मिलना। नहीं नहीं, मिलना तो हमेशा आसान रहेगा। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस जगह पे हम लोगों की मुलाकात हो रही है वो भी अपने आप में एक बेहतरीन फिल्म है। और मैं पहली बार एक शॉर्ट फिल्म की थी इसी मेकर के साथ। दूसरी बार लॉन्ग फॉर्मेट में मैं इनके साथ कर रहा हूँ। नितिन चंद्रा बिहार के ही हैं और बिहार की भाषाओं के प्रति जो है उनका जो अलग तरह से रुझान है और प्रतिबद्ध हैं कि यहाँ की भाषाओं में फिल्म बनाएंगे, और कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं। तो उनके जज्बे को देखते हुए मुझे लगा कि यार करना चाहिए फिल्म। भोजपुरी में है, भोजपुरी और हिंदी मिक्स है, और एक अलग तरह की फिल्म है यार, मतलब कमाल की फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है। मुझे लगता है जब आए तो जरूर देखिए, और एक बार देखिएगा तो रोइएगा जरूर। जो हाँ, मतलब रोने वाला सीन काफी पावरफुल है। पावरफुल सेंस की पारिवारिक कहानी है, और छठ के परिप्रेक्ष्य में एक परिवार के बीच की कसमसाहट की कहानी है, संबंधों के बिछड़ने, बिखरने और फिर समेटने की कहानी है। इस तरह की फिल्में ही भाषा का संवर्धन कर सकती है। जिस तरह से भोजपुरी भाषा का परिमार्जन हो रहा है, गाने आप सुन लीजिए, आप सुन सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप अपने परिवार में बीवी बच्चों के साथ वो सुन सकते हैं, नहीं। वहीं पे ये जिद्दी आदमी अपनी फिल्म बना रहा है और ये कह रहा है लोगों को कि भाई ये भी फिल्म होती है रीजनल लैंग्वेज। तो इनको साधुवाद। तो हवन हो रहा है, ये हवन कर रहे हैं, मैं भी अपनी आहुति देने आ गया इसमें। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। हम चाहते हैं कि 2026 में जब हम आपसे एक बार फिर से मिलें, तो आप नई बुलंदियों को छू चुके होंगे उस समय। आपने कहा कि दास्तानें आपके पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास बहुत कुछ और होगा कहने के लिए। और जैसे आपको हम अभी देख रहे हैं, भगवान करे आप बहुत तरक्कियों को छुएं, आपको बहुत सारा सक्सेस मिले। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, हमसे बात करने के लिए भी। थैंक यू।